बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात के इनकाद और चैलेंजेस पर बात करेंगे। देखेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी और PTI के माबैन सियासी इत्तेहाद मुमकिन हो सकेगा। पीपल्स पार्टी और PTI के माबैन इत्तेहाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सियासी चैलेंजेस में कैसे इजाफा होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस पर बात करेंगे और अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि गुज़श्ता 24 घंटों में दहशतगर्दी के वाक़यात किस चीज़ का पेश खैमा है। क्या गैर कानूनी अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफे का सबब है। जबकि प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया स्टेक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि गजा में हमास का खात्मा क्यों मुमकिन नहीं। हमास की ज़ेर ज़मीन सुरंगें क्यों सेहूनी अफवाज के सर पर सवार हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। कई महीनों की गैर यकीनी और इंतजार के बाद गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात के इनकाद से मुताल्लिक तमाम क़यास आराइयाँ अब दम तोड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात करवाने के लिए हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि सदर और इलेक्शन कमीशन की ऐलान करदा तारीख पर बिला तात्तुल इंतखाबात हों। आम इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 8 फरवरी को इंतखाबात कराने पर किसी को एतराज़ नहीं है, लिहाजा तमाम आइनी इदारे 8 फरवरी को इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाएं। अदालत आलिया के हुक्म के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सेनेटर अली जफर ने अदालती फैसले को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। माजी में क्या हुआ इसको भूल जाना चाहिए। अब एक नई खुशखबरी आ चुकी है। मुल्क में इलेक्शन का एक नया दौर शुरू होने लगा है। सबका काम है कि इलेक्शन को फ्री, फेयर और शफाफ बनाएं और एक ऐसा इलेक्शन बनाएं जिसको हमेशा याद रखा जाए। एक तरफ सेनेटर अली जफर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशामदीद कह रहे थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को इस्लामाबाद से एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद पुलिस ने मुश्तरका तौर पर गिरफ्तार करने के बाद आज सुबह अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, आज तहरीक इंसाफ मुसावी मवाक़े की तालिब है। मुसावी मवाक़े उन्होंने 9 मई को जला डाले। मनपसंद नताइज के लिए उन्होंने 20 रिटर्निंग ऑफिसर्स अगवा किए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक हो। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब 8 फरवरी को ज़रूर इलेक्शन होना चाहिए। बेहतर ये होता सुप्रीम कोर्ट या किसी और इदारे को मुदाखलत नहीं करनी पड़ती और इलेक्शन कमीशन खुद ये कदम उठा लेता तो अच्छा होता, मगर जैसे भी हुआ ठीक है। एक और अहम पेशरफ्त में बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुफाहमत आमेज़ लहजा इख्तियार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिसाक़ जमहूरियत में शामिल होने की दावत दी है। उनका कहना था कि कोई भी इक़्तिदार में आए तो जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए कोई दूसरी फोर्स से मदद हासिल ना करे। तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कान के बारे में एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने अभी तक इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि क्यों आज भी लेवल प्ले का मुतालबा किया जा रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के माबैन पंजाब में इलेक्शन इत्तेहाद मुमकिन है। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में क्या मुस्तकबिल होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बताइएगा कि बिलाखिर अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हो गया है 8 फरवरी को इंतखाबात का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब बिलखसूस और पूरे मुल्क में बिलअमूम कितना तैयार है इन इंतखाबात को लेकर? शुक्रिया सादिया। बात यह है कि कोई भी सियासी जमात जो इंतखाबात पे यकीन रखती है, यकीनन जब से असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी वो अपनी तैयारियां कर रही थी। उसी तरह मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। जहाँ तक तल्लक है कि 8 फरवरी के इलेक्शन का, तो ये बात यकीनी है और दुरुस्त है कि जो इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा था कि इलेक्शन होंगे, मगर बेयकीनी की जो कैफियत थी वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और जब से सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत की और डेट फाइनल हुई है, अब
हर जमात इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ़ है। बिल्कुल। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि बिलखसूस पंजाब और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में, तो पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट तक भी ना ख्वाहिश है ना हम सोच सकते हैं। जहाँ तक बाकी 3 सूबे हैं, नॉट इवन विद बाकी 3 सूबों पाकिस्तान में पार्टी, उनके साथ भी कुछ नहीं है ऐसा? जी बिल्कुल, ओके जी ऐसा ही है। ना किसी आज़ाद हैसियत से लड़ने वाले के साथ और ना ही किसी दूसरी जमात जो आप नाम ले रहे हैं वो या कोई और जी। अब आ जाए जो 3 सूबे हैं, 3 सूबों में यकीनन हम किसी जगह सीट एडजस्टमेंट करेंगे और किसी जगह शायद इंतखाबी इत्तेहाद भी हम करें बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हम देख रहे हैं कौम का मूड और जिस गर्दाब में फंस चुका है ये पाकिस्तानी कौम समझती है कि नवाज शरीफ ने हमेशा पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का जब जब सामना हुआ और कौम ने उनको ज़िम्मेवारी सौंपी तो नवाज शरीफ ने उसका माजी गवाह है कि उन चैलेंजेस का सामना भी किया और उनको अचीव भी किया। और आपको ख़ास तौर पर याद होगा 2013 में 22 घंटे बिजली नहीं आती थी, दहशत गर्दी थी जिसका भी आप जिक्र भी कर रहे थे, इसी तरह माशी सूरत हाल थी, इस तरह दीगर चैलेंजेस का सामना था। तो 2017 तक नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग ने वो तमाम गोल अचीव किए। अच्छा, वो बदकिस्मती है कि फिर कि वो चलिए प्रोसेस डिस्टरप्ट हो गया, किसी को निकालना। बिल्कुल ठीक है मियां साहब, इसी पे ज़रा पहले रहिए। आपने कहा कि बाकी 3 सूबों के अंदर तो सीट एडजस्टमेंट और इंतखाबी इत्तेहाद हम करेंगे, लेकिन पंजाब में किसी आज़ाद मेंबर के साथ, किसी और दीगर ग्रुप या पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। मैंने पंजाब का स्पेसिफिकली इसलिए पूछा क्योंकि पंजाब में क्या वजह है कि दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद के इशारे आ रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए अगर ये इत्तेहाद हो जाता है तो क्या वाकई कोई सियासी नुकसान इंतखाबात में हो सकता है? चैलेंज एक बन सकता है आपके लिए? देखें सादिया, 2018 के लास्ट इलेक्शन है, उससे पहले जितने भी इंतखाबात हुए हैं पंजाब में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, बल्कि इकट्ठा भी किया जाता था, होती भी रही हैं, मगर इकट्ठा करने वाले भी लोग होते थे। और आपको याद होगा कि 2018 से पहले जो लाहौर में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उस वक्त जो हमारे हम ख्याल लोग थे उन पर मुश्तमिल एक नई जमातें, बल्कि 2-3 जमातें बना दी गई ताकि इनका वोट तकसीम हो और इनको नुकसान पहुँचे। मगर इसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ने किसी से ना इंतखाबी इत्तेहाद किया था और ना ही कोई सीट एडजस्टमेंट थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीते थे। और इस दफ़ा भी माजी की तरह 2013, 2008 या 97, 93 की तरह इंशाअल्लाह ताला पंजाब में जो नज़र आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, शहबाज शरीफ साहब ने अभी कल ही इसहाक डार साहब को इलेक्शन सेल का चेयरमैन भी बना दिया है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका क्राइटेरिया क्या है? इसहाक डार साहब तो खुद ऑब्वियसली इलेक्शन कंटेस्ट करते ही नहीं हैं, एक तो उस हवाले से बताइएगा, और साथ ही जब ये आप लोग अपने मेम्बरान को प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिए, नेशनल असम्बली के लिए टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू होगा, तो उसमें आप लोग क्या चीज़ें देख रहे हैं? वो क्या काबिलियत है, किस बुनियाद पे मेम्बरान को जो है ये टिकट्स अलॉट किए जा रहे होंगे? देखें, जहाँ तक इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाने का तल्लक है तो यकीनन वही बेहतर प्ले कर सकता है या टाइम ज़्यादा दे सकता है जो इलेक्शन ना लड़ रहा हो खुद। इसलिए उनको इंचार्ज बनाना, ताकि पूरे पाकिस्तान से जो शिकायत मौसूल हो रही होंगी किसी किस्म की, या कोई टेक्निकल किसी को चाहिए होगी इंफॉर्मेशन, वो सेल सागडार साहब क्योंकि सीजनड और बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं जमात से भी, तो यकीनन वो उसको बेहतर ड्रेस कर सकेंगे अपनी टीम के साथ। और जो आपका दूसरा हिस्सा है सवाल का, तक़सीम कार का मेयार क्या होगा टिकटों का? हाँ, अब देखें सबसे पहला मेयार तो ये है कि उस कैंडिडेट की जमात के साथ वाबस्तगी कब से है और जमात से
कितना वो लायल रहा है, जमात की लीडरशिप से, जमात के नज़रिए से कितना लायल रहा है। दूसरा, वो अपनी जमात के अंदर या उस हलके के अंदर अपने वोटर में, जमात के वोटर में पहले कितना वो पॉपुलर है या कितना लोग उसको पसंद करते हैं। तीसरा ये है काबिलियत के हवाले से जो आप बात कर रही हैं कि उसका किस शोबे में ज़्यादा जो है वो जमात को इनपुट दे सकता है, या कल को इंशाल्लाह जब जमात बरसरे इक़्तिदार आती है तो उससे उस इलाके को या उस सूबे को या नेशनल सतह पे क्या वो परफॉर्म कर सकता है जिससे रियासत को फ़ायदा पहुंच सके, सूबे को फ़ायदा पहुंच सके। ठीक है, आपने तीनों चीज़ें बता दी कि ये जो हैं ये आप देखेंगे या इन पर जो है ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी तकसीम के वक्त टिकटों की। आज आपने देखा होगा फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी हुई सुबह इस्लामाबाद से। इस्तेहकाम पाकिस्तान का वो हिस्सा हैं, उस पर भी ऑब्वियसली लोग सवाल उठा रहे थे कि अब तो उन्होंने अपनी जमात भी छोड़ दी, तो फिर ये गिरफ़्तारी क्यों हो गई, या फिर कल असद कैसर की जो गिरफ़्तारी हुई है। क्योंकि एक तरफ अब तो बड़ा क्लीशे लगता है क्योंकि हर कोई इस लफ्ज़ को, इस टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मुतालबा है, तहरीक इंसाफ का भी मुतालबा है। आपको लगता है कि इस किस्म की गिरफ्तारियाँ इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन की तारीख आने के बाद होना वाकई फिर ये लोगों को तासुर देता है कि किसी एक ख़ास शख्सियत को या किसी एक ख़ास जमात को दबाने की कोशिश है? सादिया, ये जो किसी को लगता है या कुछ तजिया नगार या कुछ एंकर सहबान या कुछ दानश्वर सहबान जो हैं, जो इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं या ये बयानियाँ बनाने की कोशिश या ख्वाहिश रखते हैं, मेरा सिर्फ ये सवाल है कि अगर 16 माह आइनी अदारे काम कर रहे होते, आइनी अदारों को के रास्ते में रुकावटें खड़ी ना की जाती या बंदयाल साहब इस तरह उनको फ्री हैंड ना देते, तो आज ये सवाल ना उठते। और आज जो हम करप्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि कल असद कैसर साहब को गिरफ़्तार किया गया, आज किसी दूसरे को गिरफ़्तार कर लिया गया, तो 16-18 माह के अंदर अगर दीगर अदारे आज़ादाना काम करते और उनकी सहूलतकारी न हो रही होती, तो उस वक्त जितने 4 सालों के अंदर उन्होंने करप्शन के अंबार लगाए या करप्शन के बेतहाशा केसेस मौजूद हैं, मगर घूम फिरा के 2-3 बातें होती हैं, साइफर, अलकादर ट्रस्ट या 190 मिलियन पाउंड की बात होती है या तोशाखाने की बात हो जाती है। इसके अलावा कोई बात या 9-10 मई का वाक़े का जिक्र आ जाता है। करप्शन पे आज तक कोई बात इसलिए नहीं हो पा रही कि उन्होंने जो हज़ारों लोग भर्ती किए थे रियासती वसाइल से, जो मीडिया को चलाते थे या हमें गालियां देते थे, उसके बाद उन्होंने वही टीम ने रियासत मुखालफ बयानियां भी बना लिया और लोगों की ज़हन साजी की। अगर 18 माह में उनको पकड़ लिया जाता तो आज ये किसी को सवाल करने की ज़रूरत पेश ना आती। ओके, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपने, आपकी जमात ने, नवाज शरीफ साहब ने और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने साइन किया। ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत में क्योंकि इतनी अजीब चीज़ें हो चुकी थी जो कि किसी भी तरीके से खुशनुमा नहीं थी, इस मिसाक जमहूरियत का हो जाना अगेन पाकिस्तान के सियासी लीडरों की फतह या कामयाबी तस्वुर किया जा रहा था 2 पार्टियों की हद तक। अब पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब इस पार्टी के चेयरमैन, एक नए मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं, PTI को उसमें शामिल करने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब ऐसा मुमकिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस मिसाक जमहूरियत का हिस्सा बन सकती है? देखें, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को ये वक्त मिल जाता, ज़िंदगी वफा करती, तो शायद आज किसी दूसरे मिसाक जमहूरियत की आवाज़ न सुनते आपके करना चाहिए। अब क्योंकि वो दुनिया में नहीं रही और आज जो हालात बने और फिर तीसरी फोर्स जो लॉन्च की गई, उसने 4 सालों में जो करतूत किए, उसकी बिना पे आज ये आवाज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। मगर मैं फिर से ये कहूँगा
कि सियासी जमातें तो इकट्ठी होती हैं, होती रहनी चाहिए, ठीक है, और जब जब ज़रूरत महसूस हो मिल बैठना चाहिए। मगर सवाल ये है कि 2011 में जब मीनार पाकिस्तान तीसरी फोर्स को लॉन्च किया जा रहा था, उस वक्त तो आज जो कहते हैं वसाक़े जमहूरियत, उनके बुज़ुर्गों ने तमाम वसाइल सदर होते हुए रियासती वसाइल भी फ़राहम किए और अफरादी कुव्वत भी पंजाब से उस वक्त की बहुत सी छोटी बड़ी जमातों ने सिर्फ नवाज शरीफ मुखालफत में वो जलसे को दी ताकि मुस्लिम लीग कमज़ोर होगी और हम जो हैं यहाँ बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। मगर हुआ ये कि जो भेजे गए थे वो वापस ना आए, लीडरशिप तो वापस आ गई या गाड़ियाँ तो वापस आ गई, मगर वो अफराद वहीं के हो के रह गए। आज भी मैं ये कहूँगा कि जो ये सोच है कि हम कोई किसी की हमदर्दी में बात करेंगे तो मुस्लिम लीग के लिए के ख़िलाफ़ हम इकट्ठे हो सकते हैं या टफ टाइम दे पाएंगे, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग की क़यादत जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसको आज़ादाना ठीक है मूव करने दिया जाए, उसके रास्ते में रुकावटें हायल ना की जाएं। तो आप माजी गवाह है हमारा कि नवाज शरीफ के खिलाफ लेकिन मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट ने बेशुमार लोगों को इकट्ठा भी किया, मगर नवाज शरीफ का रास्ता कोई ना रोक सका। ठीक है, लेकिन इस वक्त मियां साहब आपको भी पता है कि उनके केसेस जो हैं अदालतों में हैं, तो इलेक्शन से पहले वो उनके केसेस ख़त्म हो पाएंगे, अहल हो पाएंगे, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाते तो फिर उस सूरत में आपकी वजारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब होंगे। देखिए, कभी तसव्वुर भी ना करें नवाज शरीफ के अलावा। अच्छा। उसकी वजह आप ये देखें कि जब आप सवाल करती हैं कि लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, जी भाई लेवल प्लेइंग फील्ड किसी एक के लिए होनी चाहिए, दूसरे के लिए नहीं। बिल्कुल सही। लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ तक कि पीटीआई के जो मुकदमात हैं और मुस्लिम लीग की क़यादत के जो मुकदमात हैं, तमाम दोनों साइडों के केसेस का फैसला इलेक्शन से पहले होना चाहिए ताकि जो बेगुनाह हैं वो तो इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। ये क्या तरीका है कि आप किसी को बाहर रखने के लिए वो केस लटकाए रखें और जो गुनाहगार है ये लोगों को तासर दिया जाए। देखिए, हमने दोनों को इलेक्शन से बाहर रखा या इस सिस्टम से बाहर रखा, जिस तरह 2018, 2008, 2002 में नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर रखा गया। कोई बैलेंसिंग एक्ट यानी नहीं होना चाहिए? जी, नहीं होना चाहिए। देखें, इंसाफ जो है वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने चेहरा कौन है, इंसाफ ये नहीं देखता कि बैलेंस करना है किसी को। इंसाफ तो कभी भी सुस्त रवि से नहीं चलना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए, हर एक के लिए चलना चाहिए, हर वक्त चलना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जावेद लतीफ़ साहब। बड़ी बात ये की है कि नवाज शरीफ साहब के अलावा कोई और किसी और के वज़ीर आज़म बनने का सोचें भी ना। मियां जावेद लतीफ़ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर का आगाज हो चुका है। दहशतगर्दी का आगाज उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान से तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी का अमल दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का अगर तस्करा किया जाए तो ISPR के बयान के मुताबिक आज अलल सुबह दहशतगर्दों की जानिब से मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला किया गया, जिसे पाक फौज के जवानों ने बरवक्त और मौसर कार्रवाई की बदौलत नाकाम बनाते हुए तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। बयान में मजीद कहा गया कि हमले के दौरान PAF के कारामद फाल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, ताहम 3 गैर फाल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा है। ISPR के बयान में वाज़ेह किया गया कि ऑपरेशन का फौरी और पेशा वराना इख्तिताम अमन के तमाम दुश्मनों के लिए एक वाज़ेह याद दहानी है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं और किसी भी खतरे से वतन का दिफा करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मियांवाली वाक़े पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मियांवाली में दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले को नाकाम बनाकर पाक फ़ज़ाइया ने एक बार फिर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है।
हमारी सलामती को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। कौम आपके साथ खड़ी है और हम आपकी हिम्मत और अज़्म को सलाम पेश करते हैं। अब गुज़श्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात का तज़किरा किया जाए तो कल पहले डेरा इस्माइल खान में टांक अड्डे पर धमाका हुआ जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। फिर शाम को बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्दों के हमले में पाक फ़ौज के 14 अहलकार शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी ज़िला गवादर में पसनी से उरमारा जा रही थी कि घात लगाए दहशतगर्दों ने हमला किया। ISPR के बयान के मुताबिक पाक फ़ौज की जानिब से ऑपरेशन जारी है और इस बदतरीन वाक़े के ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तान में IMF की टीम मुज़ाकरात के लिए मौजूद है, जबकि भारत दुनिया और बिलखसूस FATF के रडार पर आ चुका है। FATF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एक इंतहा पसंद तंजीम जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया, वो इस वक्त भारत में एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार के ज़रिए फ़ंड्स इकट्ठे करने में मसरूफ़ अमल है। रिपोर्ट के इजराह के साथ दूसरी अहम खबर, भारतीय नशरियाती इदारे न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक FATF की एक टीम नवंबर में भारत का दौरा कर रही है और इस दौरे के दौरान FATF की टीम भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन और दहशतगर्दी की फंडिंग का जायज़ा लेगी। आज से 2 रोज़ कबल वज़ीर आज़म के मुशीर बराए फाइनेंस वक़ार मसूद खान ने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार से खिताब के दौरान बताया कि FATF की तरफ से भारत से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से मुताल्लिक 300 से ज़ायद सवालात किए गए हैं जिनका उन्होंने जवाब देना है, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 27 सवालात उठाए गए थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अपने मेहमानों के सामने सवालात रखेंगे कि क्या दहशतगर्दी की लहर के पस मंज़र में भारत अपने जराइम से दुनिया की नज़रें हटाना चाहता है और क्या दहशतगर्दी का गैर कानूनी अफ़गान पनाह गुज़ीनों की वापसी से भी कोई ताल्लुक़ है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे माहिर सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली और सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। अली साहब, ये बताइएगा कि पहले DI खान, फिर गवादर और आज सुबह मियांवाली, क्या मुहारिकात देख रहे हैं इन रिसेंट अटैक्स के सामने? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो जो टारगेट्स का चुनाव किया गया इन दहशतगर्दों की जानिब से और जो इसकी टाइमिंग है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। जिस तरह आपने भी अपने इब्तदाई कलमात में हवाला दिया, पहली बात ये है कि जो चीज़ सबके सामने आ रही है वो बात ये है कि देखें, आज सुबह पाक फ़ज़ाइया की एक तंसीबात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई और गवादर से पसनी की जानिब जो है, आप जानते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान बहरिया की भी तंसीबात मौजूद हैं। तो इससे यूं लगता है कि जो इनके टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सिर्फ कोई एक सर्विस तक या एक तक या एक सूबे तक महदूद नहीं है और बल्कि पाकिस्तान के कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाना इनका मकसद है। दूसरा पहलू इसका जो बहुत अहम है वो ये है कि जो टाइमिंग है वो 3 एतबार से बहुत सिग्निफिकेंट है। पहली बात तो ये है कि इस वक्त चूंकि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो हमारे इलीगल जो गैर कि इस प्रोसेस के ऊपर जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है और कुछ जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं जिनके मकासद ये हैं कि इस प्रोसेस को पीसफुल और कंप्लीट ना होने दिया जाए। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक बात आज सामने आई है वो ये है कि 9 मई को जो बयानिया हमारे दहशतगर्दों ने और मुल्क दुश्मन कुव्वतों ने और भारत ने मुरतब किया था पाक फौज और अवाम के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने के लिए, आज उसी का मुझे एक थोड़े से लेवल पे रिवाइवल नजर आया जो मेरे लिए बड़ा तशवीशनाक। और इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो अपने न्यूज चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे वो 9 मई की फुटेज दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एयरफोर्स के जहाज जो हैं वो तबाह हुए हैं और इसको आज सुबह का इंसिडेंट बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये देखिए, मैं एक मुख्तसर लेकिन जामिया बात करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है वो ऑब्वियसली टेररिज्म है। लेकिन आप हमारी जो इस वक्त अफगान पॉलिसी नई मुरतब हुई है उसमें आपको टेररिज्म, क्राइम और स्मगलिंग का जो गठजोड़ नजर आ रहा था, उस नेक्सस को ब्रेक करना इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था।
लेकिन आज सुबह से जो मीडिया की डोमेन के अंदर जो बयानिया और नैरेटिव मुरत्तब भारतीय आईपी एड्रेसेस और सोशल मीडिया से किया गया, हैरानकुन बात और तशवीशनाक बात यह थी कि एक बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुन भी जो हैं या उससे वाबस्ता अफराद भी सोशल मीडिया पे उसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे थे। तो ये बहुत अहम सवाल सादिया रेज होते हैं कि कहीं कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान के एक सियासी जमात के गाब में हमारी सफ़ों के अंदर बैठ के हमें नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने 9 मई का हवाला दिया और ख़ास तौर से आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इस चीज़ को इस पे बात हो रही है, साथ ही साथ ये जो अफ़गान जो इलीगल यहाँ पर पनाह गुज़ीन थे उनकी वापसी भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। और जैसे आपने ख़ुद कहा कि वो जो नेक्सस था इनका ख़ास तौर से स्मगलिंग को लेकर जो हमने ब्रेक किया है उसका वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब इसी पे ज़रा गवादर वाले अटैक पे शहजादा जुल्फ़िकार साहब, क्योंकि इस हवाले से कोई अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, किसी ने क्लेम नहीं किया है, जिसमें 14 फ़ौजी अहलकार जो हैं वो शहीद भी हुए हैं जो कल गवादर में हुआ है, उरमाड़ा में। अब आप मुझे बताइए बलूचिस्तान में क्या आपको कोई नई ग्रुप बंदी नज़र आ रही है? ये मामलात हैं, अफ़गानिस्तान वाले मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? देखिए, ये बलूचिस्तान में तो पिछले ये कई अरसे से 2 दहाई से ज्यादा हो गया है कि चीजें चल रही हैं, कम ज्यादा और ज्यादा। 2011, 12, 13 में बहुत ज्यादा थी, फिर कुछ थोड़ी सी वो हुए, फिर उसके बाद 2-3 साल के ये चीजें रही, उसके बाद फिर कम हुआ। 2021 अगर 19 आप 20 देख लें वो ठीक था, सॉरी 20 वो ठीक था, फिर 21 और 22 में कुछ ज्यादा रहा। देखिए, इलेक्शन के मौके पर ये मैं इस तरह एनालाइज करता हूँ कि इलेक्शन में जो एक ग्रुपबंदी है उनकी, वो हमेशा इलेक्शन के नजदीक इस तरह करते हैं, खौफ और टेरर क्रिएट करने की कोशिश करती है कि लोग इलेक्शन में ना जाएं। इलेक्शन में वो कहते हैं कि इलेक्शन हमारे खिलाफ, यही असम्पतियां हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती हैं, इलेक्टेड लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। एक तो ये है जो बलोच वो है जो तंजीम है वो एक टीटीपी वाली है जो नॉर्थ में और कोयटा में वो करता है, या मस्तूम सेंट्रल बलूचिस्तान में मस्तूम में दाइश का एक एलिमेंट है और कोई चीजें सारे वो है उनका। लेकिन उसमें ज्यादा ये देख लें कि जो अफगानिस्तान का आपने इशारा दिया, देखिए आप भी जानती हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज को अच्छी भी जानते हैं कि CPEC है, जिस तरह भी हमारे मोहतरम पैनलिस्ट ने इशारा किया कि अफगानिस्तान में देखो ये ग्रुप तो है, उनको पनाह दी है। अफगान गवर्नमेंट ने को पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा कि आप पहले तो उनको निकाल दें, हमारे हवाले कर दें, वो लोग हैं जो वांटेड लोग हैं और दहशतगर्दी में मुलविस हैं। उसके बाद उन्होंने कोई वो रिस्पॉन्ड नहीं, फिर कहा कि अच्छा ठीक है आप उनको हमारे हवाले नहीं करते, उनको कम अज कम निकाल दें। फिर उन्होंने कोई वो नहीं है। फिर तीसरी जो है पाकिस्तान की तरफ से ये थी कि चलिए आप ये तो इंश्योर कर दें कि अफगान मिट्टी, अफगान सॉइल जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो शुरू में कहा कि नहीं जी कोई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। ये फिर अभी देखा, आपने देखा कोई संबाजा में ये वाकयात होते रहते हैं। एक काफी दिनों बाद एक जो का कैंट का वाकया हुआ था, उसके बाद ये बहुत ही एक सीरियस संगीन वाकया है जो ये अभी पसनी के नजदीक हुआ 2 साल पहले के करीब हुआ था। तो ये इस तरह की चीजें मैं समझता हूँ कि वो को सपोर्ट मिलता है, खासकर जब हमारे इंडियंस जो है वो जब इन्वेस्ट भी करते हैं, पैसा भी देते हैं, को सपोर्ट भी करते हैं। और एक मेरी अपनी ये मेरा तज्जिया है, मुमकिन है गलत हो, लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि इंडिया जिस तरह से शुरू में अशरफ गनी की गवर्नमेंट जब चली गई थी, उसके बाद इंडिया भी तो कम अज कम पीछे हट गया था। अब दोबारा से रिपोर्ट्स ये हैं कि इंडियंस बहुत ही धीरे और बहुत ही स्लोली वापस अपनी प्रेजेंस ज्यादा उधर बढ़ा रहे हैं। वापस वो जगह जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस पे भी आते हैं। मोहम्मद अली साहब, ये भी बताइए कि अभी जिस तरह फैटफ के हवाले से भी उनकी एक टीम भारत का दौरा कर रही है, इसी मंथ कर रही है, उनसे टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से या जो उनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं उनका जायजा लिया जाएगा। और पिछले हमने देखा 3 साल से फैटफ की टीम जो है वो भारत नहीं जा सकी। ये इसका भी कोई कनेक्शन नजर आता है इस चीज से? और अभी तो शहजादा जुल्फ़िकार साहब बता रहे थे कि इंडिया भी वहां वापस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है।
जी बिल्कुल, मैं पहले तो थोड़ा सा आपके तवज्जुह से बताता चलूं कि ये FATF का जो पूरा प्रोसेस था, इसमें मैं शुरू से इन्वॉल्व रहा हूं ज़ाती तौर पे भी। पाकिस्तान का जो प्रोसेस था ग्रेन लिस्ट से निकलने का, तो मैं जो इसका रिव्यू प्रोसेस से भी वाकिफ हूं और इसकी जो ऑडिट प्रोसेस है उससे भी वाकिफ हूं। तो देखिए, दो कंसर्न्स थे पाकिस्तान के हवाले से, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम फैक्ट्स, फिगर्स और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लेजिस्लेशन के जरिए से एड्रेस किया। एक टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से था, और एक जो था क्वेश्चन वो खास तौर पे जो था वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के हवाले से फाइनेंसिंग से था। तो बुनियादी तौर पे हमने साबित ये करना था कि हमारे मुल्क के अंदर कोई इलीगल एक्टिविटी या फाइनेंसिंग ऐसी नहीं हो रही जिसके जरिए से दहशतगर्दी को या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की प्रोडक्शन को या उसकी सेल या डिस्ट्रीब्यूशन को ये इसका फाइनेंशियल फायदा पहुंचेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम तर क्रिटिसिज्म और बहुत इंसाइटफुल और इंट्रूसिव प्रोसेस के बावजूद दुनिया को साबित कर दिया कि ऐसा बिल्कुल मसला नहीं है। जब हम भारत की तरफ आते हैं तो हमारे पास तो बहुत बड़ा सबूत मौजूद है, क्योंकि भारत खुद ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक्सेप्ट कर चुका है कि जनाब कमांडर कुलभूषण यादव साहब जो हैं उनके सरकारी अफसर हैं, और वो तो ऑफिशियली भेजे गए हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। तो ये तो आलमी अदालत इंसाफ में वो खुद ही एक्सेप्ट कर चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान FATF के फोरम पे क्या ये जो भारत के अंदर मौजूद स्टेट टेररिज्म फाइनेंसिंग जिस तरीके से की जा रही है, हमने कुछ इस हवाले से कोई चीज सामने लाए हैं FATF के फोरम पे? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ अर्से पहले हमने एक बड़ा एक्सटेंसिव डोसिए शेयर किया था UN के अंदर भी, UN सिक्योरिटी जनरल के साथ भी, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी, जिसमें वो तमाम तर सबूत 3 एतबार से तो मौजूद हैं। पहली बात ये है कि देखें, आपको याद होगा चूंकि आपका मीडिया से ताल्लुक है, जो डिसइंफो लैब का सबूत भी एक बैनुल अक़वामी सतह पे साबित आया था, वो कोई हम सामने नहीं लाए थे, और उसके जरिए से वो UN को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे थे कि भारतीय पैसा, एफर्ट और ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल हो रहा था 100 से ज्यादा ममालिक में फेक वेबसाइट्स बना के पाकिस्तान और कश्मीर को बदनाम करने के लिए। पहला सबूत। दूसरा सबूत, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में खुद भारत तस्लीम कर चुका है कि जनाब कुलभूषण यादव साहब उनके सरकारी अफसर हैं, बल्कि वो तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मांग रहे थे उनकी। दूसरा सबूत। तीसरा सबूत ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो एथनिक हो, सब नेशनलिस्ट हो या आइडियोलॉजिकल हो, रिलीजियस हो। बिल्कुल ठीक है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास टाइम कम है। मैं लास्ट एक वन लाइनर शहजादा जुल्फिकार साहब, क्योंकि आपने इलेक्शंस की, बलूचिस्तान में उसको इलेक्शंस के करीब करीब ये वाकयात होने की बात की थी, तो ओवरऑल पूरे मुल्क में, क्योंकि अब तो डेट अनाउंस हो गई है, 8 फरवरी की तारीख है, क्या कहीं इस दहशतगर्दी की नई लहर से क्या मुल्क में इंतखाबात मुतासर होने का कोई खदशा है? वन लाइनर प्लीज। अगर नहीं, मुझे नहीं लगता। वो जाहिर है इलेक्शन होने हैं, पूरे कौम उस पर मुतफिक है, पॉलिटिकल पार्टीज मुतफिक हैं, हमारी गवर्नमेंट, फौज, सिक्योरिटी अदारे वो अपने तौर पर वो काम कर रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। वाकया आप देखिए, इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के उस 5 साल के दौरान भी होते रहे हैं। वो इलेक्शन कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरी कौम इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व, मैं नहीं समझता हूं कि इसका नहीं है। शहजादा जुल्फिकार साहब एंड सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। 3 हफ्ते की फजाई बमबारी के बाद सेहूनी अफवाज ने गजा में दाखिल होने का फैसला किया था। मीडिया इत्तलात के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस जमीनी कार्रवाई से कोई खातिर खा फायदा नहीं उठा सकी और अब तक की कार्रवाई के दौरान 13 सेहूनी फौजी मारे जा चुके हैं। हमास की लीडरशिप और इसके जंगजू इजरायली बमबारी की दस्तरस से बिल्कुल बाहर हैं। गजा के अंदर मौजूद 500 किलोमीटर का अंडरग्राउंड सुरंगों का जाल हमास की महफूज पनाहगाह है। हमास की क़यादत गजा में ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर इंतहाई गहराई में मौजूद है और माहिरीन का मानना है कि हमास का खात्मा फ़ज़ाई बमबारी से मुमकिन नहीं। सुरंगों की गहराई की बात की जाए तो ये सुरंगें 70 मीटर से लेकर 210 मीटर तक गहरी हैं, जबकि इजरायली फ़ज़ाई बमबारी की शिद्दत 40 से 60 मीटर गहराई तक असरअंदाज होने की काबिलियत रखती है। सेहूनी रियासत के फ़ज़ाई ऑपरेशन का हमास से कोई ताल्लुक नहीं। फ़ज़ाई बमबारी का वाहिद मकसद गजा में मौजूद निहत्ती अवाम की कलेक्टिव पनिशमेंट के जरिए नस्ल कुशी है। इजराइल कलेक्टिव पनिशमेंट के जरिए जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है और गजा की अवाम को पैगाम दिया जा रहा है कि अब अगर दोबारा हमास की हिमायत की गई तो उनका यही मुकद्दर होगा।
गजा की मुकम्मल तबाही और इमारतों के ज़मींबोस होने से सुरंगें महफूज रहेंगी, जबकि ज़मीनी ऑपरेशन पहले से ज़्यादा दुश्वार हो जाएगा। इजरायली डिफेंस फोर्सेस को गजा में हमास के गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे हलाकतों में इजाफा भी मुमकिन है। हमास को गजा की हदूद में ख़त्म करने के लिए इजराइल को सुरंगों को ख़त्म करना और गिराना होगा, जो कि एक इंतहाई कठिन काम होगा। हमास की कैद में से एक रिहा होने वाली बुजुर्ग खातून ने हमास की सुरंगों को मकड़ी का जाल करार दिया था। यहाँ पर एक अहम सवाल पैदा होता है कि हमास की सुरंगों से इजराइल के लिए दुश्वारियां और खतरात किस तरह बढ़ेंगे। सुरंगों के अंदर जंग फौज के लिए सबसे मुश्किल मरहला समझा जाता है, क्योंकि दुश्मन की छुपकर हमले की सलाहियत बढ़ जाती है। अर्बन वॉरफेयर स्टडीज एट वेस्ट पॉइंट्स वॉर इंस्टीट्यूट के सरबरा मेजर रिटायर्ड जॉन स्पेंसर का कहना है कि सुरंगों के अंदर ऐसा है जैसे आप सड़क पर चल रहे हों और चेहरे पर मुक्का खाने का इंतजार कर रहे हों। जबकि इजरायली तज्जियाकारों और जर्नैलों को खौफ है कि जैसे ही उनकी फौज गजा में दाखिल होगी तो हमास के फाइटर्स उनको चारों तरफ से घेर कर हमलावर हो सकते हैं। इससे कबल 2014 की जंग के दौरान हमास के फाइटर्स सुरंगों के जरिए इजराइल में दाखिल होने के बाद 11 इजरायली फौजियों को हलाक करने में कामयाब हुए थे। जबकि एरियल बर्नस्टीन, जो कि इजरायली आर्मी में रह चुके हैं, उन्होंने अपने तजुर्बे का तस्करा करते हुए बताया कि गजा में हमें ट्रैप्स, एम्बुशेस और स्नाइपर्स का भी सामना करना पड़ता है। गजा की सुरंगों में एक दफा जाएं तो वहां पर अंधेरे की वजह से घुटन महसूस होती है और हमास के जंगजू हमला करने के लिए कहीं से भी बाहर आकर हमलावर हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे हमारा मुकाबला भूतों के किसी ग्रुप के साथ है। इजरायली प्रोफेसर डेफनी रिचमंड बराक के मुताबिक अगर जंग और महाजराई गजा की सुरंगों तक पहुंची तो इजराइल अपनी टेक्नोलॉजी की फौकियत भी खो देगा। आज के एडिटोरियल को हम इस नुक्ते पर कंक्लूड करते हैं कि ये गजा के अंदर सेहूनी अफवाज और हमास के दरमियान एक तवील और सब्र आजमा मुकाबला होगा, जिसमें इजराइल को हमास के गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना होगा, जहां हमास के फाइटर्स बेहतर पोजीशन में होंगे। हमास की सुरंगों में अमरीकी और इजरायली टेक्नोलॉजी भी सेहूनी अफवाज का साथ नहीं दे सकेगी, इसीलिए इजरायली जर्नैल जंग में उतरने से खौफजदा हैं। That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.